हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की ज्योग्राफी का 5 चैप्टर जो कि है मानव संसाधन। हमने संसाधनों के बारे में पहले पढ़ा था। हमने देखा था कि जो मानव है वो एक संसाधन है, वो भी महत्वपूर्ण संसाधन। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे मानव किस प्रकार से संसाधन और क्यों आवश्यक है सबके लिए, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि लोग अपना योगदान देते हैं इसी भी राष्ट्र को बनने के लिए। लोगों का होना अति आवश्यक है, जो कि वो एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और उपयोगिताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। अब मान लीजिए आपको लोहा मिला, अब लोहे से हम कुछ उपयोग नहीं कर सकते जब तक हम उसे परिवर्तित करके कुछ अपने लिए उपयोगी ना बना दें। तो मानव के द्वारा ही चीज़ें निर्मित होती हैं जिससे कि वो अपने लिए उपयोगी बना करके एक राष्ट्र में जो ही योगदान देता है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं सभी। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि अपने टीचर से क्वेश्चंस वगैरह करते हैं कि किस प्रकार से संसाधन है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई जिसके द्वारा मानव संसाधन को बढ़ावा देना है। या बच्चे बता रहे हैं अपने स्कूल के बारे में, टीचर से डिस्कस कर रहे हैं। जनसंख्या का वितरण, क्योंकि जनसंख्या जो है लोगों का ग्रुप, एक तरह से लोगों से मिलकर जनसंख्या वगैरह बनती है। तो जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है? भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत समान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं, यानी कि कहीं कहीं पर जो है अधिक जनसंख्या हमें देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं और सबसे ज़्यादा हमें दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में देखने को मिलते हैं लोग। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हमें दिखते हैं। इसका जो लोग रहते हैं उस पर जो सीधा सीधा असर डालता है, प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति का, यानी कि भौगोलिक स्थिति वहाँ पर कैसी है। जब अच्छा मैदान होगा, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी होगी, ज़मीन अच्छी होगी, वहाँ की रहने लायक समतल मैदान, तो वहाँ पर हमें जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे भारत में जो गंगा यमुना वाला दोआब वाला क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक जो जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो नदी है, जिससे जो नदी है वो वहाँ की जो मिट्टी है वो उर्वर होगी, यानी कि अच्छी पैदावार देगी, वहाँ पर कृषि की अच्छी होगी। दूसरा, वहाँ पर समतल मैदान है जहाँ पर लोग आसानी से अपने घर मकान बना पाते हैं और वहाँ रह पाते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। अधिकतर एशिया में और अफ्रीका में हमें लोग देखने को मिलते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी 10 देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जिसमें से एक हमारा भारत भी आता है। महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या का यहाँ पर वितरण दिखाया गया है। तो यहाँ पर पीले एशिया में रहते हैं, तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, देखो ये जितने भी हैं ये सब एशिया में रहने वाले। इसके बाद यूरोप में रहने वाले जो थोड़े सेफ्रॉन कलर में हमें दिख रहे हैं, ऑरेंज टाइप में, ये एशिया में। अफ्रीका में, ये अफ्रीका में रह रहे हैं। मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर जो दिखाए गए हैं ब्लू वाले में। और ये उत्तर अमेरिका में रहते हैं पिंक से। और ये ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं, जो ये ग्रीन वाले। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक ही दिखाया गया है। यहाँ पर देशों की जनसंख्या के आधार पर दिखाया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा चीन में, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान, ये सबसे ज़्यादा हमें चीन में देखने को मिलती है। विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व की रूपरेखा मानचित्र इसमें दिखाया गया है।
भारत की जो जनसंख्या है का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो औसत घन यानी कि जो घनत्व निकाला जाता है वो निकाला जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व क्या है? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में हमें देखने को मिलता है, यानी कि अधिकतर जो घनत्व है वो एशिया में देखने को मिलता है। ये दो बच्चे हैं, आपस में बात करते हैं कि जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन यानी कि जो ग्राउंड होता है वहाँ पर बैठते हैं तब वह कक्षा खुली और खाली दिखाई पड़ती है। तो ये बताती है क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है। स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्वत और पठार हैं वहाँ पर रहना आसान नहीं होगा। जो मैदान है समतल होते हैं वहाँ पर घर मकान बनाना, सड़कें बनाना आसान होता है, तो लोग अधिकतर उसी जगह पर जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए क्षेत्र हैं, क्योंकि वो पर्वत वाले क्षेत्र हैं। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। यानी कि जहाँ की जलवायु ठीक होगी, ना ज़्यादा गर्म होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, तो लोग वहाँ ज़्यादा भागेंगे रहने के लिए। जहाँ अधिक ठंडी और अधिक गर्म होगी वहाँ पर रहना लोग पसंद नहीं करते। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं, नदियों के पास वाले, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मृदा है जहाँ पर कृषि करना आसान होता है। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवड़ीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी कि जहाँ पर पीने योग्य जल उपलब्ध हो। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि नदियाँ जो हैं उनमें अलवड़ीय जल होता है, जहाँ पर जल की जो उपस्थिति है वो आसानी से लोगों तक प्राप्त हो पाती है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक कारक सबसे पहले, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जहाँ से लोगों को पैसा कमाने के अच्छे अवसर मिल पाएंगे, तो वहाँ पर लोग अधिक अग्रसर होंगे, वहाँ पर उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। सांस्कृतिक कारक कौन से? धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि हम देखते हैं पुराने टाइम से लोग मंदिरों के आसपास ज़्यादा रहने को अग्रसर होते थे, उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते थे। उसी तरह से आज भी जहाँ पर धर्म और सांस्कृतिक महत्ता होती है उन स्थानों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं लोग। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे उदाहरण हैं, ताकि उनके बच्चों को, उन लोगों को आसानी से पहुँच जो है वो मिल सके। जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। ये होती है जीवन प्रत्याशा। जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार होता है? जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है, यानी कि जो जन्म और मृत्यु है उसमें लगातार परिवर्तन हमें देखने को मिलता रहता है, तो इसलिए जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन होता रहता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जब से स्वास्थ्य सुविधाएं आई हैं तब से जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक रहते हैं।
सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। उस टाइम पर मतलब जो रोग लग जाते हैं फसल में, उसको ख़त्म करने के लिए अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, बीज की ज़्यादा उर्वरता नहीं थी, अच्छे से खेती करनी नहीं आती थी, तो वो भी एक परेशानी थी। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। जनसंख्या कब बढ़ती है? जब मृत्यु दर में जो है वो गिरावट आ जाए, यानी कि मृत्यु तो कम हो और जो जन्म दर है उसमें बढ़त आ जाए, यानी कि जो जन्म है वो अधिक हो और मृत्यु कम हो, तो उससे क्या होगा? उससे जनसंख्या बढ़ेगी। जन्मों के साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, यानी कि कहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाना, उसको हम प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, यानी कि कुछ प्राकृतिक होते हैं जिसमें से मृत्यु और जन्म होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है जनसंख्या का विश्व जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हुई है, कितनी तेजी से जनसंख्या हुई है। टाइम है 2025 में ये जनसंख्या इतनी बढ़ गई है 8,525 मिलियन। तो लगातार जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर दर दिखाई है, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि जब जन्म दर बढ़ जाए और मृत्यु दर घट जाए तो क्या होगा? उसमें जनसंख्या वृद्धि होगी। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहना, यानी कि जब दोनों ही बराबर जन्म हो, जितने जन्म हो रहे हैं उतनी ही मृत्यु हो रही हैं, तो उससे क्या होगा? उससे जो जनसंख्या है वो समान रहेगी, स्थिर रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना। यदि जन्म दर बढ़ जाए, मतलब जन्म दर घट जाए, जो पैदा हो रहे हैं बच्चे वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो मर रहे हैं वो अधिक हुए हैं, जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जनसंख्या में कमी आएगी, यानी कि जनसंख्या घटेगी। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई बाहर जो इंडिया है वहाँ से यहाँ से बाहर गया किसी दूसरे देश में, तो वो कौन होगा? उत्प्रवासी। कुछ लोग आए भारत में बाहर से दूसरे देशों से, वो होंगे अप्रवासी। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक जैसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। जब लोग देश छोड़कर जाएंगे तो जनसंख्या घटेगी और देश में आएंगे बाहर के लोग तो उससे जनसंख्या बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। रोजगार के चक्कर में जो लोग हैं वो गाँव को छोड़कर के शहरों में जा रहे हैं जहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। अप्रवास क्या है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसको अप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उसको उत्प्रवास कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप किस प्रकार है? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। इसको चित्र 5.5 में दिखाया गया है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी लोगों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। जन्म देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। यहाँ पर दिखाया गया है जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर दिखाई गई है अफ्रीका में, अरब वाली कंट्री में। यहाँ पर पूरा जो मैप है वो दिखाया गया है जनसंख्या का। जनसंख्या संगठन क्या है?
किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। यानी कि जनसंख्या यदि बढ़ती है तो उसके जो देश है उसके आर्थिक विकास पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक बांग्लादेश है उससे आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। यानी कि जापान और बांग्लादेश में समान जनसंख्या घनत्व है, समान जनसंख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जापान है हम देख सकते हैं वो कितना आगे है बांग्लादेश से। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ेगी, लोग आएंगे तो वो अपना उस राष्ट्र में योगदान भी तो देंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे कमाने के लिए, तो वो भी तो देश में योगदान देंगे, तो उससे भी तो देश की तरक्की बढ़ेगी। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। यहाँ पर दिखाया गया जैसे कि जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये महिलाएं, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, ये भी तो एक संसाधन के रूप में है। मैं सेतु बनाता हूँ, यानी कि ब्रिज बनाते हैं इंजीनियर साहब हैं। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, तो ये भी तो कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है। मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, मैं किसान हूँ। तो सब अपने अपने रूप से अलग अलग जो है वो संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन के अध्ययन करने की यह रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, अर्थात 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों पर विभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में है। तो यहाँ पर पिरामिड दी गई है, जनसंख्या पिरामिड, जो कि बताता है किस आयु वर्ग में कहाँ तक जनसंख्या पहुँच पा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा पुरुष और स्त्री, यहाँ पर 0 से 4 तक में कितनी जनसंख्या, फिर लगातार जो है वो घटती चली जा रही है और 85 तक जो है वो दोनों ही स्त्री और पुरुषों की घट गई, यानी कि जो डेथ है वो भी हो रही है। ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख क्या है? यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ? यह वह क्या है? यह एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया गया है, यानी कि कितनी आयु वाले जो पुरुष हैं और स्त्रियां हैं वो हैं किसी भी देश में। यहाँ पर और देशों की दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 से अधिक, जो 65 वर्ष की आयु वाले हैं उनसे अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है, यानी कि वहाँ से पतला होता जा रहा है क्योंकि मृत्यु दर भी हो रही है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, यानी कि बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है, यानी केन्या में ऐसी स्थिति है। केन्या का पिरामिड यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, बच्चे पैदा हुए 0 से 4 साल के, 5 से 9 साल के, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29। तो किस तरह से पतला होता जा रहा है, यानी कि वृद्ध की जो जनसंख्या है वो कितनी कम है, यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से घट गई है। बच्चे पैदा हुए लेकिन ज़्यादा जनसंख्या मतलब ज़्यादा लंबा जीवन वो नहीं जी पाए। ये केन्या है, उसका पिरामिड है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक हैं, इसका अर्थ मजबूत है और
मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। यानी कि जब युवा होंगे तो वो देश में योगदान देंगे, वो कुछ ना कुछ रोजगार करेंगे। और ये भारत के प्रामीण यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से जो युवा वर्ग है उसकी भी जनसंख्या ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा वृद्ध यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो युवा वर्ग है वो अधिक है, इसलिए ये जो देश है भारत के लिए एक अच्छी चीज़ है। भारत के भारत में ये अपना योगदान देंगे। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी कि हमारे पास युवा हैं लेकिन उनके पास कौशल नहीं है, तो हमें ज़रूरत है उन्हें कौशल देने की, उन्हें स्किल देने की, उन्हें शिक्षा देने की। तो यहाँ पर जापान का पिरामिड दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से जो अधिक मृत्यु दर है, यानी कि मृत्यु नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो अधिक युवा जो बूढ़े लोग हैं, यानी कि बड़े बूढ़े वृद्ध अवस्था वाले जो वर्ग है वो अधिक है। वहाँ पर जो जापान है वहाँ पर वृद्ध अवस्था की जनसंख्या अधिक हमें देखने को मिलती है। तो ये था देशों के पिरामिड। हमने देखा जनसंख्या वितरण वगैरह, जनसंख्या का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है किसी भी देश पर। तो आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।